Today's we are read about the cardiovascular system से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक रहेंगे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इस टाइम जो है हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं। उनके सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो आपका रहता है एनाटॉमी में, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो सब टॉपिक रहते हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड जो प्रीवियस वीडियो हो उसमें हम लोगों ने जो है मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम रहता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो जितने भी सब टॉपिक रहते हैं वो हम लोगों ने लिए हैं। एंड मस्कुलोस्केलेटल से संबंधित सभी टॉपिक्स के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो कवर किए हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो है वही टॉपिक्स को लिया जा रहा है जो आपके नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है, नर्सिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं तो उनको टॉपिक को उठाया जाता है एंड टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर एंड उसका सब टॉपिक लिया है हाइपरटेंशन। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। So hypertension, first question here can see which vital sign change is the most likely indicator of hypertension। तो कौन सा इसमें से वाइटल साइन चेंजेस लाएगा अगर यानी कि हाइपरटेंशन है, क्या है पेशेंट को इंडिकेट क्या क्या करेगा, कौन सा इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है। तो क्या नैरोइंग पल्स प्रेशर होगा तब इंडिकेट करेगा हाइपरटेंशन, या फिर पल्स इरेगुलर होगी वो इंडिकेट करेगा हाइपरटेंशन को, या फिर फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर, या फिर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करेगा तो वो इंडिकेट करेगा, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर अगर एक्सीड हो जाएगा 90 mmHg से तो वो जो है इंडिकेट करेगा हाइपरटेंशन को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा डी, दैट इज़ अगर जो है डायस्टोलिक प्रेशर वो 90 mmHg से ज़्यादा हो तो वो इंडिकेट क्या करेगा कि पेशेंट को क्या है हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल यानी कि जिनमें चेंजेस लाया जा सके। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इनमें से हैं यानी कि हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है तो इनमें से हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं किसी एक को छोड़कर। तो एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एज, सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, अल्कोहल इनटेक। तो जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो सॉल्ट इनटेक को मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि अगर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है तो सॉल्ट इनटेक यानी कि जितना हम सॉल्ट ले रहे हैं तो उसमें चेंजेस लाया जा सकता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। एंड ओबेसिटी में भी चेंजेस लाया जा सकता है, अल्कोहल इनटेक में भी, बट एज में चेंजेस नहीं लाया जा सकता। इट इज़ नॉट अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए, दैट इज़ एज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। तो इनमें से कौन सा क्या पूछा है नॉट अ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं है। तो जेनेटिक है रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन का, यस इट इज़ राइट। ओबेसिटी है रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन का, यस ओबेसिटी के द्वारा ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, बट हमारा ऑप्शन जाएगा यूथ बिकॉज यहाँ पे पूछा है नॉट अ रिस्क फैक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है कुछ इस टाइप से, अ पेशेंट रिसीविंग एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, एक पेशेंट क्या रिसीव कर रहा है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन रिसीव कर रहा है। कंप्लेन ऑफ पोस्टरल हाइपरटेंशन, एक पेशेंट जो है रिसीव क्या कर रहा है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन रिसीव कर रहा है, वो कंप्लेन क्या कर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है पोस्टरल हाइपरटेंशन की। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन एग्जाम्पल है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ये पोस्टरल हाइपरटेंशन एक साइड इफ़ेक्ट होता है
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या इसे पोस्टरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को क्या कहते हैं? पोस्टरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है हाइपोटेंशन यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर अगर ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 10 mHg अकरिंग व्हेन अ पर्सन एज्यूम एन अपराइट पोजीशन। अगर पर्सन जो है अपराइट पोजीशन में जब है आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड और चेयर, जब वो बेड से या चेयर से उठता है तो जब अपराइट पोजीशन में है तो जो है इट इज़ मेनली अकर ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ये मेनली जो है डिहाइड्रेशन की वजह से अकर होता है एंड हाइपोवोलेमिया की वजह से अकर होता है, जिसका कॉज बाय साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी हाइपर मेडिसिन। और ये जो एंटी हाइपर टेंशन मेडिसिन लेते हैं उनकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती हैं, तो जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि लूप डायरेटिक, जैसे कि एग्जांपल फ्रूसेमाइड अगर लेते हैं लूप डायरेटिक, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टरल हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ नेक्स्ट इस टाइप से। When dangling the patient at the bedside monitoring for, when dangling the patient at the bedside monitoring for, क्वेश्चन में पूछा है जब पेशेंट डैंगलिंग यानी कि क्या होता है? हैंग ऑन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैंग ऑन। तो यानी कि पेशेंट जब लटक रहा है यानी कि हैंग ऑन हो रहा है, द पेशेंट एट द बेड साइड यानी कि बेड साइड से हैंग ऑन जैसा हो रहा है पेशेंट, तो क्या मॉनिटर करेंगे? व्हेन डैंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटरिंग फॉर, तो क्या मॉनिटर करेंगे? तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या डिजीनेस को मॉनिटर करेंगे। तो ये कंडीशन किस में हो सकती है? ये जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या डिजीनेस में हो सकती है। इसलिए जो है एज अ नर्स क्या मॉनिटर करना है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या डिजीनेस को मॉनिटर करना है जब पेशेंट जो है डैंगलिंग हो रहा है एट द बेड साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, आप देखेंगे यहाँ पे। वॉट शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट, मतलब कि नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या टीच करेगी? नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या क्या टीच करेगी? वॉट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट, एक नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या टीच करना चाहिए? हु इज़ टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव, जब जो क्या ले रहा है, जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स ले रहा है पेशेंट, तो एक नर्स को क्या टीच करना है क्लाइंट को, ताकि जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है पेशेंट, तो नर्स उसे क्या जो है टीच करेगी? तो वो टीच करेगी कि सिट फॉर 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग, यानी कि खड़े होने से पहले जो है 5 मिनट उसको जो है बैठना है। तो ये टीच करेगी एज अ नर्स, हमें टीच करना है क्लाइंट को, उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को कम करने के लिए, अगर पेशेंट ले रहा है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि द हाइपरटेंसिव इज़ बीइंग गिवन प्रोपेरानॉल इनरल, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ड्रग? तो हाइपरटेंसिव है पेशेंट, कैसा है पेशेंट है हाइपरटेंसिव, इज़ बीइंग गिवन, तो उसे जो है क्या दिया जा रहा है? प्रोपेरानॉल दिया जा रहा है। तो इसमें व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ड्रग, तो ड्रग का एक्शन क्या रहता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा डिक्रीज इन कार्डियक रेट विद अ रिजल्टिंग इन द कार्डियक आउटपुट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा सी, दैट इज डिक्रीज इन कार्डियक रेट विद आर रिजल्टिंग इन द कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो प्रोपेरानॉल इज़ अ बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो प्रोपेरानॉल जो होता है एक बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, या इसे कहेंगे सिम्पैथोलाइटिक ड्रग कहेंगे, जो कि इनहिबिट करता है एक्टिविटी को, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उनको इनहिबिट करता है, एंड ऑफ एडेनर्जिक हार्मोन्स जैसे कि डिक्रीज इन हार्ट रेट, और ये जो है हार्ट रेट को भी कम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को फोर्स कम करता है, विच रिजल्ट इन द डिक्रीज बीपी, जिसकी वजह से
बीपी भी कम होता है। सो प्रोपैरानॉल जो होता है एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है जो कि इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज़ ऑन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग। एक पेशेंट किस पे है? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट पे है। व्हाट ऑब्जर्वेशन नर्स शुड टेक? क्या ऑब्जर्वेशन लेना है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है। एक पेशेंट जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट पर है तो उसे नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है? नर्स को ऑब्जर्व करना है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट में बी यूज्ड ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। एक सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट यानी कि जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है मे बी यूज्ड ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। दीज ड्रग वर्क वाई? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, a patient present to the emergency department with a blood pressure of 180 by 130 mmHg। एक पेशेंट जो है प्रेजेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद अ ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर यानी कि एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है? 180 बाई 130 mmHg है। उसको हेडेक है एंड कन्फ्यूजन है, हेडेक है, कन्फ्यूजन है। विच एडिशनल फाइंडिंग इज कंसिस्ट विद अ डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो इनमें जो है एडिशनल फाइंडिंग यानी कि जो एडिशनल फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिलेंगी अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को डायग्नोस किया है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज्ड इज द कैल्शियम कैनाल ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं ऑफ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन सा? नाइफडिपाइन जो है यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, नाइफडिपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं एज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो स्लो द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू स्मूथ मसल सेल्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है एज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि स्लो करते हैं एंट्री ऑफ कैल्शियम की एंट्री को स्लो करते हैं इनटू स्मूथ मसल सेल्स में। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो नाइफडिपाइन है, बेरापेनिमिल है, निकार्डेपिन है या एमिलोडाइपिन, ये सब जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ये जो हैं कैल्शियम आयंस की जो एंट्री होती है उस मसल सेल्स में उनको कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफडिपाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया इज। तो नाइफडिपाइन जो है यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया इज, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नाइफडिपाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया इज। तो नाइफडिपाइन जो यूज़ किया जाता है, नाइफडिपाइन है क्या? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि यूज़ किया जाता है क्या ट्रीट करने के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया इज। तो ये क्या है? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है कैन नॉट बी यूज्ड, इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ नहीं करते हैं इन हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट में? वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट यानी कि नहीं जो यूज़ करते हैं वो पूछा है हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट में। तो डोपामिन जो है वो ये हाइपरटेंसिव जैसी कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं। बाकी नेफ्डेपाइन है, प्रोपेरानॉल है, रेज़ेपाइन है, ये सब जो है हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं बट डोपामाइन नहीं हो जाता है बिकॉज डोपामाइन जो होता है यूज टू मैनेज कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक जो होता है, सेप्टोजेनिक कार्डियोजेनिक एंड जो सेप्टिक शॉक होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो है डोपामाइन यूज़ किया जा सकता है। अगर सीवियर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन होती है, नॉट हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन, अगर सीवियर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन है तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए डोपामाइन यूज़ किया जाता है। ऑल अदर ऑप्शंस यूज टू मैनेज हाइपरटेंशन ऑल्थो रेस्पाइर, ये सब जो हैं हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप से कि टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट, यानी कि
लो सोडियम डाइट, इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट की इफेक्टिवनेस को इवालुएट करने के लिए पेशेंट में विद हाइपरटेंशन द नर्स शुड चेक, तो उसे क्या चेक करना है, चेंज इन बॉडी वेट, बॉडी वेट को चेक करना है, बॉडी वेट के में जो चेंजेस आए हैं, तो इवालुएट द इफेक्टिवनेस जो लो सोडियम डाइट है, अगर पेशेंट जो है लो सोडियम डाइट ले रहा है तो लो सोडियम डाइट को की इफेक्टिवनेस को इवालुएट करने के लिए पेशेंट अगर हाइपरटेंशन के साथ था और जो है लो सोडियम डाइट वो ले रहा है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को इवालुएट करने के लिए नर्स को क्या चेक करना है, नर्स को बॉडी वेट में चेंजेस क्या आया है वो चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से कि पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट जो है वो किससे सफ़र कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है, शुड बी गिवन, तो उसे क्या देना चाहिए। पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर से, तो उसे क्या देना चाहिए, उसे लेस सोडियम डाइट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, लेस सोडियम डाइट देना चाहिए अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट, पिकल्स एंड कैन सॉफ्ट मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ, आंसर जाएगा हाइपरटेंशन। सॉल्ट है, पिकल्स हैं, कैन, ये सब यूज़ करना, ये सब जो है अवॉइड करना है किसमें, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, व्हाट रिकमेंडेशंस आर नर्स शुड गिवन टू 55 ईयर ओल्ड पेशेंट, क्या रिकमेंडेशन एक नर्स जो है क्या रिकमेंडेशंस देगी एक 55 ईयर ओल्ड पेशेंट को, अगर पेशेंट को है ब्लड प्रेशर कितना है 150/90 mmHg है, तो क्या रिकमेंडेशन देगी एक नर्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा रीचेक योर बीपी 2 वीक्स later। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इज़, तो हाइपरटेंशन का इनमें से वन ऑफ द क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, जो हाइपरटेंशन होता है, तो इस हाइपरटेंशन का जो है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन देखने को क्या क्या मिलता है, करेक्ट ऑप्शन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, MI जो MI होता है, MI इंफ्रैक्शन, तो वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज़ डेवलपिंग एन एजुकेशन प्लान, एक नर्स जो है वो एक एजुकेशन प्लान को डेवलप कर रही है, एक नर्स जो है एजुकेशन प्लान को डेवलप कर रही है, एक नर्स जो है वो एजुकेशन प्लान को डेवलप कर रही है, एजुकेशन प्लान को डेवलप कर रही है एक नर्स, डेवलपिंग एन एजुकेशन प्लान फॉर क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, क्लाइंट के लिए जो कि हाइपरटेंशन के साथ है क्लाइंट। Which of the following long-term goal would it be most appropriate for the nurse is emphasized to the client, तो क्या करेगी, पार्टिसिपेट इन वेट रिडक्शन प्रोग्राम, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन के साथ है और नर्स जो है वो डेवलप कर रही है एजुकेशन प्लान, तो उसमें नर्स को क्या ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएट फॉर नर्स टू एम्फसाइज टू द क्लाइंट पार्टिसिपेट इन अ वेट रिडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आर डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू एक डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू, इस करेक्ट ऑप्शन जाएगा कार्डियक एंड हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इफ़ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इंटरप्ट मोर देन 6 मिनट, अगर ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की वो इंटरप्ट हो मोर देन 6 मिनट, इट में कॉज, तो वो क्या कॉज करेगी, वो कॉज करेगी इरिवर्सिबल MI, इरिवर्सिबल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को कॉज करेगी। अगर ब्लड सप्लाई हार्ट की इंटरप्ट हो रही है मोर देन 6 मिनट, इट में कॉज इरिवर्सिबल MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा कोरोनरी आर्टरी, एक आर्टरी जो सामान्य तौर से अफेक्ट कर रही है ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से, तो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो है कॉमनली अफेक्ट होती है ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से, कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है, कोरोनरी आर्टरी। एंड हमारा न्यू टॉपिक है रिस्क फैक्टर ऑफ MI एंड CAD। इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर अर्थरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट,
यानी कि ऑल द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये सभी जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं फॉर एर्थरोस्क्लेरोसिस के लिए, किसी एक को छोड़ के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, यानी कि सभी जो हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं किसी एक को छोड़कर अर्थरोस्क्लेरोसिस के केस में। तो हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक जो है ये एक मॉडिफाइबल है, यानी कि इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। बाकी सभी जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि एज में भी जो है मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, जेंडर में भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, हेरिडिटी में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल इनटेक में जो है मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। सो इट इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, दैट इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इनमें से है जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है, या हाइपरलिपिडेमिया है, या फीमेल ओवर 5 ईयर्स ऑफ एज है, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या, करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा फीमेल ओवर 55 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देयर आर नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोरोनरी हार्ट डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो देयर आर नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ जो है नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में से कौन सा है, ओबेसिटी। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है इसमें से, ओबेसिटी। सर नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे सब टॉपिक है कार्डियक इंडिकेटर ऑफ एमआई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द लेबोरेटरी टेस्ट, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट विच कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंट्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इंट्रैक्शन को कौन जो है वो कंफर्म करता है, LDH एंड CK-MB ट्रोपोनिन जो है, LDH CK एंड MB ट्रोपोनिन जो है, इट इज़ अ टेस्ट जो कंफर्म करता है डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंट्रैक्शन। LDH, CK-MB or troponin called cardiac indicator, so it increase level of into blood confirm a diagnosis of myocardial infarction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्यूट मायोकार्डियल इंट्रैक्शन विच एंजाइम इज रेज्ड फर्स्ट। एक्यूट मायोकार्डियल इंट्रैक्शन में कौन सा एंजाइम जो है फर्स्टली रेज बढ़ जाता है, CPKMB जो है CPKMB एंजाइम जो है वो फर्स्टली बढ़ जाता है इन एक्यूट मायोकार्डियल इंट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद cardiac enzyme would the nurse expect to elevate with which cardiac enzyme, कौन सा cardiac enzyme would the nurse expect to elevate, यानी कि कौन सा cardiac enzyme जो है वो elevate होगा, nurse accept करेगी फर्स्ट इन द क्लाइंट डायग्नोज विद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो कौन सा एंजाइम बढ़ेगा, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो एंजाइम है वो बढ़ेगा अगर पेशेंट को क्या है, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अगर है तो कौन सा एंजाइम बढ़ेगा, तो वो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम एक नर्स जो है एक्सपेक्ट करेगी कि वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैब फाइंडिंग विच वुड इंडिकेट myocardial changes in a patient with suspected myocardial infarction, elevate CPK-MB. Next question है, an increase in the creatinine kinase MB isoenzyme can be caused by तो myocardial necrosis. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, आ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैविंग अ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, द नर्स असिस्ट फॉर एलिवेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोएंजाइम, वैल्यूज रिपोर्टेड विद द क्रिएटिनिन काइनेज लेवल। तो क्वेश्चन हमारा वही पूछा जा रहा है कि अगर पेशेंट जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है पेशेंट को, तो कौन सा एंजाइम जो है वो इंक्रीज होता है। बट क्वेश्चन को कई बार बस उल्टा फुल्टा कर दिया, यानी कि चेंजेस ला दिए गए हैं क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में। बाकी आंसर हमारा यही है कि कौन सा एंजाइम बढ़ता है। तो कौन सा एंजाइम बढ़ता है, जो जो ये वाला एंजाइम होता है MB, ये जो है बढ़ता है। ये हमें याद रखना है। विच लैबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियक डैमेज। तो कार्डियक डैमेज अगर हुआ है तो कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन
अबाउट कार्डियक डैमेज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन CKMB, CKMB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। So which of the following blood test is most indicative of cardiac damage? तो which of the following blood test, इनमें से कौन सा ब्लड टेस्ट जो होता है, इनमें से कौन सा ब्लड टेस्ट जो है इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज? तो कार्डियक डैमेज में विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट, इनमें से कौन सा ब्लड टेस्ट जो है इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज? तो ट्रोपोनिन फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा सी, दैट इज ट्रोपोनिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, इस मायोकार्डियल डैमेज के लिए जो टेस्ट स्पेसिफिक है तो वो है ट्रोपोनिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाएगा कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ, तो कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल जो होता है वो मदद करता है क्या डायग्नोस करने में? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करता है ट्रोपोनिन लेवल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टेस्ट यूज्ड इन एक्यूट चेस्ट पेन, अगर एक्यूट चेस्ट पेन है तो कौन सा न्यू टेस्ट किया जाता है? ट्रोपोनिन टी और फर्स्ट एस्टिमेशन, क्या आंसर आपका जाएगा? ट्रोपोनिन टी, इट इज़ अ न्यू टेस्ट used in acute chest pain. Which laboratory investigations is essential for a patient admitted in emergency with severe angina and ST elevation? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ट्रोपोनिन लेवल, ट्रोपोनिन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड मील टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट आर यूज डिडक्ट, जो ट्रेड मील टेस्ट है एंड स्ट्रेस टेस्ट है यह क्या डिडक्ट करने के लिए यूज़ होता है? तो ट्रेड मील टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को डिडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक क्लाइंट जो है हु हैव सेवरल एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन, उसको जो है सेवरली चेस्ट पेन हुआ है, शेड्यूल फॉर एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन काउंसलिंग क्लाइंट? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी। Let's move the next question. Angiography is X-ray visualization of, तो एंजियोग्राफी एक एक्सरे होता है जो क्या विजुलाइज करता है? ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करता है एंजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक रहेगा ईसीजी चेंजेस इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंड इस टाइप से जो है हम अपने कार्डियोवैस्कुलर जो जितना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आएंगे आपके सब टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को कवरिंग करेंगे। एंड एनाटॉमी में इस टाइम हम लोग एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं, यानी कि एनाटॉमी में जो भी सिलेबस है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो 1 बाय 1 टॉपिक करके कवर किया जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी चेंजेस इनटू एमआई, एंड वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।